आज हम लोग पीपल एज अ रिसोर्स में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, और उसमें जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडुकेशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एडुकेशन इम्पॉर्टेंट था, जो शकल और विलास की स्टोरी से हम लोगों को समझ में आया। और आज हम लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया जाता है मैन एंड वुमेन के द्वारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में एडुकेशन का क्या रोल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एडुकेशन के स्तर को सुधारने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा हमारे इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज ओवरऑल हम लोग पूरी तरीके से एडुकेशन पे हमारा ये क्लास फोकस होगा और जानेंगे इन सारे फीचर्स के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक से। जो पहला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता क्या है। इसे जो सबसे पहला जो वीडियो था मैंने उसमें डिफ़ाइन किया था इसको, लेकिन आज मैं फिर से इसको डिफ़ाइन कर दूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी होता है जिससे आपके लिए मनी का जनरेशन होता है और उस मनी को हम लोग अपने नेशनल इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो हमारा हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और वो सारी एक्टिविटीज़ कहलाती है। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 सेक्टर्स में किए जाते हैं। अब ये सेक्टर क्या होता है? सेक्टर वो जगह होता है जहां पर कि कोई भी व्यक्ति जाकर काम करता है और इनकम का जनरेशन करता है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में नेचर वाइज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर होता है। वैसे मैंने नेचर वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि नेचर वाइज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर ऑक्यूपेशन की कंडीशंस के हिसाब से, उसमें जो शर्तें हैं उसके हिसाब से प्राइवेट सेक्टर आपका होता है या ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। अगर ऑनरशिप के हिसाब से देखें तो उसमें आपका पब्लिक सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर होता है जो इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर ये जो सेक्टर है इसको मैंने नेचर के हिसाब से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोग के बुक में इसमें नेचर के हिसाब से ही पढ़ना है। तो पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर कि आप नेचर की सहायता से सारे कामों को करते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें बिना नेचर के वो काम संभव होगा ही नहीं। जैसे आप फिशिंग करते हैं, जैसे आप एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे कि आप माइनिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से की जाती हैं? विद द नेचर, विद द हेल्प ऑफ नेचर। अब आपको खेती करना है तो नेचर के थ्रू करिएगा, आपको पोल्ट्री फार्म चलाना है तो वो आपको नेचर के सहयोग से हुई होगा, आप माइनिंग करते हैं तो वो आप नेचर के द्वारा ही निकाला जाता है, आप खुदाई करके निकालते हैं। तो जो भी काम प्राइमरी सेक्टर में किया जाता है वो सारा का सारा एग्रीकल्चर है या जो भी चीज़ें हैं वो नेचर के साथ में मिलकर किया जाता है। हम लोग के पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में ही वर्क करते हैं। 53% जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 53% जो लोग हैं वो आपका प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड है। लेकिन अगर हम बात करें इससे आने वाले जीडीपी की, तो इससे मात्र 70% ही जीडीपी का योगदान होता है। यानी इतने ज़्यादा लोग होने के बावजूद भी इसमें काफ़ी कम इनकम जनरेशन होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जब भी किया जाता है तो बड़े से फील्ड में किया जाएगा, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लैंड की आवश्यकता होती है। जैसे आप खेती करना है तो आप एक रूम में तो खेती कर नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको खेत चाहिए होगा। आप पोल्ट्री फार्म खोलिएगा, उसमें आपको बड़ा सा लैंड चाहिए होगा। आप माइनिंग करते हैं तो इसमें जो भी चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा लैंड की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा कि इसमें जितना भी काम किया जाता है वो लेबर बेस्ड ज़्यादा होता है। तो इस कारण से क्या होता है, लेबर बेस्ड ज़्यादा हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम होता है। दूसरा हमारा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि किसी भी चीज़ का या तो हम लोग निर्माण करते हैं या फिर किसी चीज़ों को हम मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर से गेहूं का उत्पादन करते हैं तो उस गेहूं को हम लोग खाने के लिए आटा मिल में ले जा करके उसका आटा पिसवाते हैं। तो क्या होता है कि अब हम आटा खा सकते हैं, आटे की बनी रोटी खा सकते हैं। तो अब वो जो सेक्टर हो गया जहां पर कि आप आटा पिसवाने जाते हैं वो आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है, क्योंकि उसने उस गेहूं को आपके खाने के लायक बना दिया।
तो यहां पर सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, चीजों के मॉडिफिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और सबसे ज्यादा जो लोग हैं प्राइमरी सेक्टर के बाद, सबसे ज्यादा जो लोग काम करते हैं आपको सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए कि सेकेंडरी सेक्टर में आप जितने भी जो काम होंगे वो सारा का सारा किस चीज से जुड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जितना भी इंडस्ट्रीज वगैरह आता है वो सारा का सारा किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अब तीसरे की तरफ आते हैं, टर्सरी सेक्टर। इसको आप सहायक क्षेत्र भी कह सकते हैं। सहायता किसको करता है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों की ये सहायता करता है। कौन, टर्सरी सेक्टर। कैसे करता है, अब देख लीजिए। प्राइमरी सेक्टर में आपको अगर गेहूं का उत्पादन हो गया, अब उस गेहूं को हम फैक्ट्री तक पहुंचाना चाहते हैं तो क्या लगेगा, हमको एक ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, जिससे कि ये जो प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी सेक्टर की तरफ पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर उससे बिस्किट बनानी है, तो बिस्किट बनाना है तो बिस्किट कौन बनाएगा, सेकेंडरी सेक्टर बनाएगा। अब सेकेंडरी सेक्टर बनाएगा तो सेकेंडरी सेक्टर तक वो सामान पहुंचाएगा कौन, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचाया जाएगा। आपको अगर किसी से बात करनी होगी कि भाई गेहूं का दाम कितना है, हमको खरीदना है गेहूं, तो ये बताएगा भाई प्राइमरी सेक्टर, तो आपको फ़ोन करना होगा कि भैया ये आप कितना, क्या रेट है, कैसे है, कब सामान आप डिलीवर कर सकते हैं, तो वो आपका कम्युनिकेशन इसमें हो गया। जाते हैं आप बैंक जाते हैं, आप अपने लिए पैसा जमा करते हैं, तो वहाँ पर जब आपने पैसा जमा किया तो वो आपका हो गया टर्सरी सेक्टर। तो आप पैसा क्यों जमा किए, भैया इसको पेमेंट करना है, या फिर सेकेंडरी सेक्टर में सामान को आपको पेमेंट करना है, तो वो सारा कुछ हो गया। तो आप जहां पर भी पैसे का लेन देन करते हैं, जहां पर भी आप पैसे को पेमेंट करते हैं, वो हमारा हो गया टर्सरी सेक्टर। अब यहां पर देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी में भी इनकम होता है तो वो जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान टर्सरी सेक्टर का होता है। 53% जो जीडीपी का आपको टर्सरी सेक्टर से आता है। आपको इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें होती हैं। अब ये टर्सरी सेक्टर भी दो भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है और एक होता है सर्विस का ट्रांजैक्शन होता है। तो इसके बारे में विशेष हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, तब तक इतना आप लोग के लिए काफी है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दो पार्ट में बांट दिया गया है, मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब मार्केट एक्टिविटीज क्या होता है, वो सारा काम जो सारे चीज का जो प्रोडक्शन आप सेल करने के पर्पज से करते हैं ताकि उसको बेचें और उसके बेचे से पैसा आए, तो वो जो काम आप करते हैं वो हो गया आपका मार्केट एक्टिविटी। यानी वो काम जो आप प्रॉफिट बनाने के लिए या गुड्स को बेचने के लिए करते हैं, वो सारा काम हो गया आपका मार्केट एक्टिविटीज। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज हो गया वैसा काम जो आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं। जैसे आपने प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर किया और उस एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन हुआ उसको आपने सेल्फ कंज्यूम कर लिया, तो वो क्या हो गया, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। लेकिन उसी प्रोडक्ट को अगर आपने जाके मार्केट में बेच दिया, जिससे पैसा आपको आ गया, तो वो हो गया आपका मार्केट एक्टिविटीज। आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डिवीजन ऑफ लेबर, हमारे इंडिया में जो डिवीजन ऑफ लेबर है और खासकर मैन और वुमेन के बीच में, उसमें काफी ज्यादा आपको असमानताएं देखने को मिलेगी। अब असमानताएं क्यों, क्योंकि हम लोगों के जो हिस्टोरिकल से ही देखा गया है कि वुमेन के द्वारा जो काम किया जाता है वो घरेलू काम होता है, डोमेस्टिक कोर्स को ज्यादा किया जाता है। अब वो जो डोमेस्टिक वर्क किया जाता है उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, और इन टर्म्स ऑफ मनी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो उनका जो भी योगदान है वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं हो पाता है। वहीं पर मैन के द्वारा ज़्यादातर जो काम परफॉर्म किए जाते हैं उनसे पैसे का जनरेशन होता है और वो पैसा हमारे नेशनल इनकम को बढ़ाने में योगदान करता है, तो उनका इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो मैन का जो इनकम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हुआ। वुमेन भी काम कर रही हैं, लेकिन वुमेन के द्वारा जो भी इनकम का जनरेशन हो रहा है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि उनके द्वारा डोमेस्टिक वर्क ज्यादा किए जाते हैं और उस डोमेस्टिक वर्क को कुछ ज्यादा आपके पास मनी आपको दिया नहीं जाता है। अब यहां पर क्या है, दूसरा रीजन होता है वुमेन के पास जो एजुकेशन जो है वो मैन से थोड़ा कम होता है। प्राय आपने देखा होगा कि मैन ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे और वुमेन कम, तो उनके बीच में सैलरी का भी डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं
हमारे समाज में मैन और वुमेन के जो डिविजन में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने का काम करती हैं। अब यहां पर यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से वुमेन के मतलब आप वुमेन का आप किस तरीके से ट्रेनिंग दे करके किस तरीके से आप उनको और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आप जो दूसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरीके से उनकी क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन हमारा पूरा का पूरा अगर हम मान लें कि 1.25 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है, 125 करोड़ लोग जो हमारे हैं, तो उन सारे लोगों में क्या सारे के सारे लोग हमारे लिए क्वालिटी पॉपुलेशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनमें से बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो एडुकेटेड नहीं होंगे। अब जो एडुकेटेड नहीं होंगे तो वो हमारा पॉपुलेशन क्वालिटी पॉपुलेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उनके पास एडुकेशन नहीं है, उनके पास हो सकता है हेल्थ नहीं हो, उनके पास स्किल फॉर्मेशन नहीं हो। तो ये जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपके देश में लिटरेसी रेट क्या है, किसी पर्सन का हेल्थ कैसा है। अब उस हेल्थ को आप कैसे आप डिनोट कीजिएगा, उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कि वो एक व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कितना ज्यादा दिनों तक जीता है। जो व्यक्ति ज्यादा दिनों तक जिएगा, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति स्वस्थ है, उसी स्वस्थ रहने के कारण वो ज्यादा दिनों तक जीवित रहा। तो ये चीजें हमारे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को इनहेंस करती हैं। दूसरा इसी में है कि ये जो अगर हमारे पास क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा हमारे देश के ग्रोथ रेट में योगदान देगा, उतना ज्यादा हमारे नेशनल इनकम की ग्रोथ में योगदान करेगा। और तीसरा कि जो लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन होता है, वही हमारे लिए एसेट होता है। बाकी जो पॉपुलेशन है, अगर इलिटरेट है, अनहेल्दी पॉपुलेशन है, तो वो एक तरीके से हमारे लिए एक लायबिलिटी हो जाता है, क्योंकि अब वो पॉपुलेशन हमारे नेशनल इनकम पे बर्डन हो जाएगा, वो हमारे नेशनल इनकम को कम कर सकता है। तो इस तरीके से आपने वुमेन को अगर आप वुमेन के चीज़ों को देखें तो उनमें लिटरेसी रेट कम होता है, उनकी हेल्थ थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है। तो अब क्या होगा कि ये उनके क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की संख्या को घटा देगा। अब जिस कारण से होगा कि उनका योगदान ग्रोथ रेट में थोड़ा घट जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है कि वैसे वुमेन जिनके में स्किल फॉर्मेशन कम है, तो वो हमारे क्वालिटी पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं बन पाती हैं। तो अब यहां पर इस क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट दो एस्पेक्ट था, वो था लिटरेसी और हेल्थ। अब यहां पर थोड़ा पीछे चलते हैं। जब हम लोगों ने सकल और विलास की स्टोरी पढ़ी थी, तो आपने उसमें देखा होगा कि किस तरीके से एक जो था जिसके पास एजुकेशन था, उसके कारण उसके अंदर जो स्किल फॉर्मेशन हुआ और वो अपने आप को काफी ज्यादा ग्रोथ कर गया और उसके इनकम में भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। दूसरा वही जो था, वहां पर उसके पास इनकम नहीं था, उसका एजुकेशन कम था उसके पास, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अब वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुआ तो क्या हुआ, उनका इनकम जो था वो हमेशा से कम रह गया। अब उस कम रहने के कारण क्या हुआ कि उसके लाइफ स्टाइल में कभी भी वृद्धि नहीं होगी। तो सबसे पहला जो काम है कि किसी भी देश के क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए सबसे पहला योगदान होता है एजुकेशन का। और ये हम जितना ज़रूरी मानते हैं, सारे देशों की जो गवर्नमेंट होती है उतना ही ज़रूरी एजुकेशन के एस्पेक्ट को समझती है। तो इस तरीके से देखिए, क्यों, क्योंकि ये हमारे नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस और हमारे इफिशियंसी, गवर्नेंस की इफिशियंसी को भी बढ़ाता है। भैया जितना ज़्यादा लोग पढ़े होंगे, गवर्नमेंट में जो पार्ट लेंगे वो उतना ज़्यादा पढ़े हुए होंगे और वो हमारे लिए ज़्यादा इफिशियंट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी सारे के इस बीच में कोर है। आज कभी सुनने को मिलेगा कि अगर कोई नेता अगर अनपढ़ है, तो क्यों अनपढ़ है? क्योंकि वहां की ज्यादातर जनता अनपढ़ है। तो जब जनता ही अनपढ़ होगा तो उसका रिप्रेजेंटेटिव भी अनपढ़ होगा ही। लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि वैसे लीडर्स की संख्या कमती जा रही है जो कि बिल्कुल ही अनपढ़ है। तो अब क्या हुआ, इसमें योगदान किसका था? एजुकेशन का। और ये आज से नहीं, 1951 से जो इसमें सुधार किया जाने लगा, जिसका परिणाम हुआ कि आज हम लोगों का जो एजुकेशन परसेंटेज है 18% से, लिटरेसी रेट का परसेंटेज 18% से 74% पहुंच गया। और इसका ही परिणाम है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने उस एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया। अब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिजल्ट आया। तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की गई। जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था, उसमें 151 करोड़ हमारे लिए बजट रखा गया था एजुकेशन पे खर्च करने के लिए, जो धीरे धीरे बढ़ते
3766.90 करोड़ हो गया 11th प्लान में, और अभी एट प्रेजेंट 99,311.52 करोड़ का प्रावधान किया गया है एजुकेशन का, और जो पिछले प्लान से 5% उसको